जो बात मायावती की है वही प्रकाश अंबेडकर की महाराष्ट्र में है। दोनों दोनों एक ही नाव में सवार है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे हिसाब से सब कुछ नेशनल पॉलिटिक्स चले। तो मुश्किल है। उसके लिए तो भाई, उसके लिए हमारे पास भी कोई ताकत होनी चाहिए। एक स्टेट में भले आपके 50 बीएमपी है, तो आपकी एक स्टेट में बात सुनी जाएगी, दूसरी स्टेट में बिल्कुल सुनी नहीं जाएगी। इतना तो हम्म। कॉमन ज्ञान होना बहुत जरूरी है। वक्त का तकाजा देखते हुए मायावती को बड़ी नेता बनने के लिए ये मौका था। मैं ये हम्म। क्लियर कह रहा हूं। इस मीटिंग में सिर्फ ये 28 दलों की दो तीन ही प्रोग्राम तय हो गए। एक तो 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी तय हो गई। दूसरा, लोकसभा की आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए स्टेट लेवल पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एक्सेप्ट किया गया है, उसको वर्कआउट करने की जिम्मेदारी है। और तीसरा, ये मोदी जी के सरकार के बदले हुए एजेंडे को ध्यान में रखते हुए तुरंत ये इंडिया की इलेक्शन ओरिएंटेड कैंपेन पब्लिक के मीटिंग के माध्यम से देश में बहुत जल्दी शुरू करनी चाहिए। सभी राजनीतिक दलों की कभी सहमति नहीं बनती है। आपस की स्टेट और सेंट्रल लेवल की दरारें होना प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में और प्लूरल पॉलिटिक्स में कोई नई बड़ी बात नहीं है। इसके बावजूद, इन तमाम मुश्किलों के बावजूद 28 दलों की एक आम सहमति बनना इस अचीवमेंट को कम आका नहीं जाता। वर्तमान समय में भारत के कुल 60% आबादी को कवर करने वाले ये 28 राजनीतिक दल पिछले 2 दिन से मुंबई में एक साथ बैठकर विचार मंथन कर रहे हैं। मेन एजेंडा ये है कि किसी भी हालत में संघ परिवार बीजेपी की विचारधारा को आने वाले चुनाव में परास्त कराना। एनडीए बनाम इंडिया। इंडिया की बैठक समाप्त हो गई, उसके बाद प्रेस वार्ता हुआ, वो छोटा मोटा भाषण ही था। और एनडीए को चुनौती देने के लिए एक रूपता दिखी विपक्षी दलों में। जो दल इसमें शामिल थे, तकरीबन 28 दल शामिल थे। क्या है मायने, किस तरह का होगा लोकसभा चुनाव और क्या फर्क पड़ेगा नई नई संसद पर। दोस्तों, मैं रतन लाल बोल रहा हूँ, आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। प्रोफेसर सुरेश माने, एडवोकेट सुरेश माने साहब महाराष्ट्र में एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और महाअघाड़ी जो गठबंधन है वहां पर मोर्चा, उसके सदस्य भी। इन्होंने पूरी नजर रखी है 2 दिन पूरे कार्यक्रम पर। क्या है मायने, इनसे समझने की कोशिश करते हैं। क्या एजेंडा तय होगा? अभी तो मोटा मोटी एक बन गया है कि कोऑर्डिनेशन कमेटी बन गई है। अब तो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आना भी बाकी है। जो बीजेपी सरकार ने जो किया है, जिस तरह से राष्ट्रीय संपत्ति को बेचा है निजी पूंजीपतियों के हाथ में, क्या वो करेगा ये गठबंधन? क्या होगा? सोशल जस्टिस का मसला है, सेकुलरिज्म का मसला है, प्राइवेटाइजेशन का मसला है, इंस्टीट्यूशंस का मसला है। तो ये सब बात पर इस बार चर्चा करने वाला हूँ माने साहब के साथ। स्वागत है सर, जय भीम। जय भीम। जय भीम प्रोफेसर। जी, चलिए आप फ्लोर आपका। हाँ, 2 दिन की एनडीए की तीसरी बैठक मुंबई में जी। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में एक महत्वपूर्ण घटना। इसको आसानी से कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। उसके दो मायने हैं। सबसे पहले कि 2024 का जो चुनावी बैटल होगा, युद्ध होगा, उसकी रणनीति की बिछाने में रणनीतिकार, राजनीतिक दल, मीडिया कर्मी सभी अपने अपने तरफ से कोशिश में लगे हैं। लेकिन 2014 और 2019 के बैकग्राउंड में क्या 2024 का नतीजा अलग होगा? ये कवायद।
लगभग पिछले 1 साल से बड़े पैमाने पे चल रही है। जिस तरह से पिछले 8 साल से और खास करके 4 साल इस मोदी सरकार के सेकंड टर्म के पूरे देश में एक नफरत का माहौल देखने को मिला है, जिसको राजनीति में आजकल पॉपुलर फ्रेज है नफरत की दुकान। ये नफरत की दुकान रिप्लेस कैसे करे, तो मोहब्बत की दुकान से रिप्लेस करने की एक कोशिश पिछले 1 साल से बड़े पैमाने पे हुई। उसकी एक रचनात्मक रूप से शुरुआत पटना में, बिहार में 16 दलों के साथ हुई। अगला कदम बेंगलोर में, कर्नाटका स्टेट में 26 दलों का साथ मिला, और कल और आज मुंबई में, महाराष्ट्र में इसको 28 दलों का साथ मिला। तो ये भी अपने आप में एक अचीवमेंट है कि 16 से शुरू हुई कवायद अब 28 तक पहुंची है, और ये 28 तक की जो पहुंची हुई कवायद, जो राजनीतिक दल और नेता जिन जिन प्रदेशों से आते हैं, उन प्रदेशों की मतलब कुल मिलके भारत के 60% आबादी को कवर करते हैं। ये अहम मुद्दा है कि वर्तमान समय में भारत के कुल 60% आबादी को कवर करने वाले ये 28 राजनीतिक दल पिछले 2 दिन से मुंबई में एक साथ बैठकर विचार मंथन कर रहे हैं। मैं भी उसका हिस्सा हूं, क्योंकि हमारा महाराष्ट्र का प्रोग्रेसिव फ्रंट 13 दलों का इंडिया का हिस्सा है। हमारे भी रिप्रेजेंटेटिव उसमें है, कुछ नेशनल लेवल के है, कुछ स्टेट लेवल के है। मैं भी कुछ नेताओं से, प्रतिनिधि से 2 दिन से लगातार मिला हूं। मेन एजेंडा ये है कि किसी भी हालत में संघ परिवार बीजेपी की विचारधारा को आने वाले चुनाव में परास्त कराना, उसको राजनीतिक सत्ता से हटाना। ये राजनीतिक सत्ता से हटाना, ये पॉपुलर पॉलिटिकल सेंस के टर्म में आसानी से कोई समझेगा, लेकिन उसका लिमिटेड दायरा यहां तक ही सीमित नहीं करना चाहिए कि सिर्फ किसी एक दल को हटाना और दूसरे दल को बिठाना। उसका दायरा असलियत में यह है कि एक विचारधारा को हटाना, और उस विचारधारा को जिससे भारत देश का कल्याण नहीं होगा, सोशल फैब्रिक नहीं चलेगा, इसलिए रिप्लेसमेंट करना बहुत जरूरी है। ये एक उसका प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा जो प्रमुख उद्देश्य अधोरेखित हो चुका है ये पिछले 2 दिन में, कि जिस तरह से पिछले 8 साल में बीजेपी की गवर्नमेंट ने, आरएसएस के इंस्टीट्यूशन कंट्रोल करने वाले लोगों ने, देश के तमाम सारे इंस्टीट्यूशंस के बैठे हुए संघीय विचारधारा के लोगों ने, जिस तरह से उन्होंने संवैधानिक और कानूनी संस्थाओं का डिवैल्यूएशन किया है, उसका मूल्यांकन कम आंक के उनके विचारधारा के लिए उपयोग किया है, ऑटोनॉमी और इंडिपेंडेंस खत्म कर दिया है, ये भारत के लोकतंत्र और संवैधानिक ढांचे के ऊपर एक बहुत बड़ा जोर सा एक तड़ाका है, एक हमला है। ये हमला भी वापस करना चाहिए, ये हमलावरों को डिथ्रोन करना चाहिए, और इसलिए ये 2024 का बैटलफील्ड कई मायने से ये महत्वपूर्ण है। दरारें तो राजनीति का इंटीग्रल पार्ट है। सभी राजनीतिक दलों की कभी सहमति नहीं बनती है। आपस की स्टेट और सेंट्रल लेवल की दरारें होना प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में और प्लूरल पॉलिटिक्स में कोई नई बड़ी बात नहीं है। इसके बावजूद, इन तमाम मुश्किलों के बावजूद 28 दलों की एक आम सहमति बनना इस अचीवमेंट को कम आका नहीं जाता। अब जैसे आपने सवाल उठाए कि इन तमाम चीजों का क्या होगा, क्या रिक्लेमेशन होगा, क्या रिकवरी होगी,
इन तमाम बातों के लिए जैसे इस मीटिंग में सिर्फ ये 28 दलों की 2-3 ही प्रोग्राम तय हो गए। एक तो 13 सदस्यीय कोऑर्डिनेशन कमेटी तय हो गई। दूसरा, लोकसभा की आने वाले चुनाव को मद्देनजर रखते हुए स्टेट लेवल पर सीट शेयरिंग का फॉर्मूला एक्सेप्ट किया गया है, उसको वर्कआउट करने की जिम्मेदारी है। और तीसरा, ये मोदी जी के सरकार के बदले हुए एजेंडे को ध्यान में रखते हुए तुरंत ये इंडिया की इलेक्शन ओरिएंटेड कैंपेन पब्लिक के मीटिंग के माध्यम से देश में बहुत जल्दी शुरू करनी चाहिए और उसके लिए एक जिम्मेदार मीडिया मैनेजमेंट की जरूरत। इस 4-5 मुद्दों के ऊपर एक आम सहमति बन चुकी है, ये एक अच्छी बात है। अब मिनिमम प्रोग्राम जिसका आपने जिक्र किया, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, ये बनना बाकी है। स्टेट लेवल के ऊपर भी एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की जरूरत पड़ेगी, उसका भी बनना बाकी है। और अन्य जो आवश्यक चीजें हैं वो भी वर्कआउट होना बाकी है। लेकिन मोटे तौर पर इसको अगर कंक्लूड किया जाए एज अ प्राइमरी ऑब्जर्वेशन, तो ये स्पष्ट है कि ये 2 दिन के मीटिंग में 28 दलों में एक लवचिकता नजर आई, एक फ्लेक्सिबिलिटी नजर आई। नंबर 2, बीजेपी आरएसएस को डिथ्रोन करने की, सत्ता से हटाने की जरूरत उनमें स्पष्ट नजर आई। और तीसरा, देश के संसाधन, संविधान और लोकतंत्र, इसको बचाने के लिए लड़ाई की तीव्रता और बड़ी तीव्रता करने की जरूरत सभी ने उसको महसूस की है। और फिर लोगों के रोजमर्रा के जिंदगी के सवाल जैसे महंगाई, बेरोजगारी और तमाम बातों के ऊपर आज के ये 2 दिन के डिस्कशन के सेशंस के अंत में काफी सारे नेताओं ने खुलकर बातें रखी है। तो मोटे तौर पर ये मीटिंग एक बड़ी सफल और आने वाले राजनीतिक दिशा निर्देश तय करने के लिए एक मायने रखने वाली मीटिंग है। इस बात को हमें सभी लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए। जिस तरीके से 9-10 साल में संवैधानिक संस्थाओं की गिरावट हुई है, गवर्नमेंट की एजेंसीज का एक तरह से मिसयूज हुआ है, विरोधियों को दबाने के लिए उसका इस्तेमाल हुआ है, तो क्या ये लग रहा है कि राजनीतिक दल को एहसास हो गया है कि इस बार अगर एनडीए जीता तो न संविधान बचेगा और न पार्लियामेंट बचेगा? इस वजह से ये यूनिटी जो है, ये रिएक्शन है उस चीज का? नेचुरली पिछले 8 साल और पिछले खास तौर पर पिछले 4 साल से जिस तरीका देश में यूएपीए का हो, सीबीआई का हो, इनकम टैक्स का हो, ईडी का हो, राजनीतिक विरोध को निपटाने के लिए दुरुपयोग हुआ है। और खास करके विरोधी दलों को, उनके नेताओं को पुराने पुराने रिकॉर्ड ढूंढकर उनको जेल में डालने का सिलसिला जब देश के कोने कोने में शुरू हुआ है, और दूसरी तरफ विरोधी दलों के जो राजनीतिक दल है उनको सत्ता का दुरुपयोग करते हुए तोड़ने का काम करना शुरू है, जिसके लिए गवर्नर जैसे संविधान पदों पर बैठे लोगों का इस्तेमाल हो रहा है, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का दुरुपयोग हो रहा है। तो एक तरफ से पूरे अपोजिशन को डिमोलिश करना एक बात है, दूसरी बात है कि अपोजिशन के पार्टी को डिमोलिश करना, उनके पार्टी संगठन में तोड़फोड़ करना। ये आपने देखा है, जैसे महाराष्ट्र की ही 2 बड़ी पार्टियों में तोड़फोड़, शिवसेना और शरद पवार जी की नेशनल एनसीपी को तोड़फोड़ करना, ये बीजेपी के वर्तमान समय के बड़े हथकंडे बन चुके हैं। अब ऐसे हालात में संवैधानिक संस्थाएं का बचना का कोई सवाल ही नहीं आता। अब जैसे अभी भी देखिए, हाल ही में देखिए, हम तो चलो
एक मतलब रोजी रोटी की राजनीति करने वाले लोग नहीं है, बुद्धिजीवी जी पढ़े लिखे लोग हैं। जी इसके बावजूद हम समझते हैं कि हाल ही में देखो, बीजेपी ने पार्लियामेंट का सेशन डिक्लेयर किया, स्पेशल सेशन, जी जबकि ये स्पेशल सेशन मणिपुर मामले में कभी नहीं बुलाया, जी कोविड टैकल करने के लिए नहीं बुलाया, या अन्य जो राष्ट्रीय लेवल पे जो भी, इवन एनआरसी के समय या उसके समय भी जो आंदोलन चल रहा था, तो कोई भी स्पेशल सेशन नहीं बुलाया। अब हम्म मानसून सेशन अभी अभी खत्म हुआ पार्लियामेंट का, मुझे जी लगता है 20 या 22 दिन हो गए, ज्यादा 20 से ज्यादा दिन नहीं हुए, और तुरंत मोदी सरकार ने 5 दिन का 18 से 25, 18 या 18 से 22 ये नया स्पेशल सेशन बनाया। अब देखो, नॉर्मली पार्लियामेंट का जब सेशन बुलाते हैं तो ऑल पार्टीज को नोटिस देते हैं, अपोजिशन को डिस्कस करते हैं, कॉन्फिडेंस लेते हैं, इसको पार्लियामेंट्री प्रोसीजर कहते हैं। अब ये सारी पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को किनारे रख के एकाएक, इवन कांग्रेस पार्टी बड़ी है तो भी उसको भी इन्फॉर्म नहीं करते, कॉन्फिडेंस में नहीं लेते। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है पार्लियामेंट की, जब हाउस कंडक्ट करना होता है तो उसके पहले बिजनेस डिसाइड होता है, तो उसके लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है, उसमें अपोजिशन होता है। लेकिन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी को भी ताक पे रखकर ये सेशन अनाउंस किया। यही तो मोदी का कारनामा है कि हम्म संवैधानिक प्रोसीजर, उसके नॉर्म्स, उसके कन्वेंशंस, ये सारा डिमोलिश करके आगे जाने का, जिसको हम कहते हैं बुलडोज करने का। तो ये हम्म बुलडोज करने का जो तंत्र है, वो उसके कारण, जैसे उत्तर प्रदेश में हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश का नाम लेते हैं तो योगी की तस्वीर कम नजर आती है, बुलडोजर की तस्वीर ज्यादा नजर आती है। तो ये, अब मोदी की तस्वीर आता तो मैं समझता कि चलो ही द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, लेकिन बुलडोजर की नजर जब आती है तब ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म होता है, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म नहीं होता है। अब यही दिखाता है कि पिछले 8 साल से लगभग यही हुआ है, और यही होने का तौर तरीका आपने देखा, दो तरीके बहुत बड़े इंपॉर्टेंट है अभी। एक है, जी दिल्ली सरकार के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया, मोदी सरकार ने पार्लियामेंट में उसको तुरंत पलटा दिया, ऑर्डिनेंस हम्म लाया। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देने के बाद उसको तुरंत ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत नहीं थी। नहीं थी वही दूसरे मामले में, कौन से मामले में, अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर ऑफ द इलेक्शन कमीशन अच्छा पैनल, है ना, उसके हम्म मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बैलेंसिंग एक्ट किया, एक तरफ प्राइम मिनिस्टर, एक तरफ लीडर ऑफ अपोजिशन, और एक तरफ चीफ जस्टिस। मतलब जो पार्लियामेंट्री प्रोसीजर के तीनों अंग है, स्टेट के तीनों अंग हम्म है, इनको मिलाकर एक नेशनल सहमति बनाए। अब मोदी सरकार ने चीफ जस्टिस को ही बाहर का रास्ता दिखाया, उसके हम्म लिए भी उन्होंने तुरंत पार्लियामेंट में बिल लेके आए। तो ये जो कारनामे हैं, यही तो, कि बीजेपी अभी संवैधानिक लोकतंत्र के रास्ते से चलना नहीं चाहती। पता नहीं उनकी क्या जल्दबाजी है, पता नहीं उनकी कौन सी मजबूरी है, पता नहीं वो कौन से और किसके हाथ में खेल रहे, पता नहीं उसके पीछे उनका मकसद क्या है। अब ये सारी बातें क्लैरिटी के रूप में सामने आना जरूरी है। अब सस्पेक्ट करना एक बात अलग है और एजेंडा आना एक अलग बात है। तो सस्पेक्ट तो हम सारे लोग कर रहे हैं कि जिस बैकग्राउंड से, आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड से बीजेपी आरएसएस की राजनीति है, चाहे हेडगेवार हो, चाहे गोलवलकर हो, देवराज अरस हो, या वर्तमान मोदी सरकार हो, तो उनको, हमें पता है सबको कि इनका संविधान के साथ क्या लगाव है, क्या प्रेम है, लोकतंत्र को वो कितना मानते हैं। इसके बावजूद वो कभी कभी मत्था टेकते हैं पार्लियामेंट के अंदर, इसके बावजूद वो कभी कभी कॉन्स्टिट्यूशन इज ओनली आवर सल्वेशन, इस तरह की बयानबाजी करते हैं। लेकिन जब हाल ही में देखा
ये पार्लियामेंट सेशन के दौरान वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी अटैक करने में लगे हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी जो 1973 से भारत के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में बिल्कुल सेटल हो चुकी है, उसको अनसेटल करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? क्योंकि उनको कुछ संविधानिक जो स्कीम्स है, ढांचा है, वो उनके रास्ते का रोड़ा लगता है। ये रोड़ा हटाने की वकालत करने वाले उनके पास बहुत लोग हैं, जिसका लेटेस्ट एडिशन 15 अगस्त को आपने मिंट में देखा होगा, जो प्राइम मिनिस्टर का आर्थिक सलाहकार है डॉक्टर डेब्रॉय। तो ऐसे वकालत करने वाले जब लोग सरकार के ही संस्था में बैठे हैं, उसमें कोई स्पीकर होता है, कोई यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होता है, कोई राज्यसभा का मेंबर जो कभी चीफ जस्टिस रहा है, ऐसे आदमी होते हैं, या ये कभी ये आर्थिक सलाहकार जैसे लोग रहते हैं, तो ये जब वही भाषा बोलते हैं तब डर तो लगेगा। और ये डर तो अपोजिशन पार्टी और देश के नागरिक इनके मन में तो बैठेगा, ये तो स्वाभाविक है। और इसलिए इस डर का प्रतिरोध होना, विरोध होना, और वो भी पार्लियामेंट्री सिस्टम के, डेमोक्रेसी के दायरे के अंदर, ये एक नेचुरल रिएक्शन है, स्वाभाविक है। एक और क्वेश्चन सर, अभी ऑपोजिशन में जितने पार्टियां हैं सब आपस में एक दूसरे से लड़ी भी हैं एक समय में, सैद्धांतिक रूप से और पॉलिटिकली भी, थ्योरेटिकली भी, पॉलिटिकली भी, लेकिन आपसी मतभेद बुलाकर एकजुटता वहां पे दिखी। ऐसे स्थिति में बसपा को अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करना कि न हम इस गठबंधन में न उस गठबंधन में, इसके क्या मायने हैं? पहले तो पहला मुद्दा हम क्लियर करते, वही मैंने कहा कि अभी हम जैसे भी हार्डकोर अम्बेडकराइट लोग हैं, जो अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं जी, उसके दायरे में रहना पसंद करते हैं, उसकी भाषा बोलना, उसके व्यवहार करना आचरण के तौर पर, ये हमें पसंद होता है। इसके बावजूद बड़ी राजनीति में जो खिलाड़ी होता है, जो नेशनल मंच पर होता है या नेशनल लेवल की पॉलिटिक्स होती है, उस पॉलिटिक्स में अपने आप को मैच कराना पड़ता है। एक तो अपनी उतनी ताकत बढ़ाओ कि हमारे बिना वो अधूरी रहे, या अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है। अब इसके लिए मैं 2-3 उदाहरण देखो, अब सीपीआई सीपीएम हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि लेफ्ट फ्रंट कभी दोनों की मिलकर ताकत ही 58 एमपी हुआ करती थी जी, 58, है ना? तो कल मैं यूपीए हाँ वन वो में, हाँ सारे सारे लेफ्ट पकड़कर 58, मतलब जी, रिवॉल्यूशनरी पार्टी वगैरह सब सब सब, ये 4-6 धड़े जो है वो सब पकड़ के एमएल वगैरह, तो ये जी, 58 तक जाती थी। तो सीपीआई एमएल के बिहार के आपके ही स्टेट के नेताजी दीपांकर भट्टाचार्य से मेरी कल 1 घंटा तक लगातार वार्ता हुई। तो उन्होंने भी कहा कि आजकल हम भी कहाँ हैं, 6 नंबर तक पहुंचे हैं। उसमें भी एक तो आरएसपी का है, लेकिन वो कांग्रेस सपोर्टेड है। मतलब उनका भी मार्जिनलाइजेशन बड़े पैमाने पे है। अब इस हालत में लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ बंगाल, वहां ममता जी रूल करती है, अपोजिशन में लेफ्ट रहता है और कांग्रेस भी रहती है, मतलब राइट भी रहता है। तो अपोजिशन में कांग्रेस भी है, अपोजिशन में सीपीआई सीपीएम अदर लेफ्ट फोर्सेस भी है। इसके बावजूद इनको इकट्ठा बैठना पड़ रहा है। इसको कहते हैं पॉलिटिकल, जो व्यवहारिक तौर पे जो विजडम होता है, मतलब व्यवहारिक राजनीति का जो हथियार होता है, वो उन्होंने अपना लिया है। इवन अखिलेश यादव ने भी वो अपना लिया है, नीतीश कुमार या बिहार में तेजस्वी या लालू, इन्होंने अपना लिया है। तो वक्त का तकाजा देखते हुए मायावती को बड़ी नेता बनने के लिए ये मौका था। मैं क्लियर कह रहा हूं, मैं क्लियर रूप से कह रहा हूं कि फिर एक बार मायावती की वापसी के लिए, और मैं मायावती क्यों कहूं, बीएसपी की बीएसपी, वापसी के लिए। हाँ, क्योंकि
मायावती जब नाम हम लेकर बात करेंगे तो व्यक्ति की चर्चा होगी। व्यक्ति, हाँ, बीएसपी का बीएसपी, रिवाइवल कर, हाँ, बीएसपी एक विचारधारा, एक अम्बेडकराइट पॉलिटिक्स की आइडेंटिटी, असर्टिव पॉलिटिक्स की आइडेंटिटी, इसको देश के लेवल पे वापसी करने का एक मौका है। लेकिन मायावती के अड़ेल रवैये से और उनकी कुछ मजबूरी के कारण वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी को खो रहे हैं। जो बात मायावती की है वही प्रकाश अंबेडकर की महाराष्ट्र में है। दोनों एक ही नाव में सवार है, क्योंकि ये चाहते हैं कि हमारे हिसाब से सब कुछ नेशनल पॉलिटिक्स चले। तो उसके लिए तो भाई, उसके लिए हमारे पास भी कोई ताकत होनी चाहिए। एक स्टेट में भले आपके 50 बीएमपी है, तो आपकी एक स्टेट में बात सुनी जाएगी, दूसरी स्टेट में बिल्कुल सुनी नहीं जाएगी। इतना तो कॉमन ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो मायावती का अहंकार और उनकी मजबूरी, और प्रकाश अंबेडकर का अहंकार कि मेरा नाम ही अंबेडकर है तो मुझे किसी की जरूरत नहीं है, ये इस तरह के अहंकार के कारण इन दलित नेताओं को इस बड़े अलायंस में कोई अभी तक तो जगह नहीं है। लेकिन तमिलनाडु से आने वाले ये अपने दलित प्रांतर के नेता तिरुमावलन, इनको जगह है। तो इस बात को समझना चाहिए कि राजनीति में फ्लेक्सिबिलिटी की बड़ी आवश्यकता होती है। कांशीराम जी खुद के पैरों पर खड़े थे, खुद के ताकत पर खड़े थे, फिर भी उनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी थी। वो फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर अपने राजनीतिक फायदे की बात करने में और करवाने में माहिर थे। अब ये जो पॉलिटिकल एक्यूमेन होती है, आर्ट होती है, जो लीडरशिप की कौशल्य कला होती है, ये मायावती के पास नजर नहीं आती। इसलिए बीएसपी का बुरा हाल है, मायावती जी का कोई बुरा हाल है ऐसा मैं नहीं मानता। हाँ, बीएसपी का बुरा हाल है। चलिए, शुक्रिया सर, और अगली बार मिलूंगा तो 2 इम्पोर्टेंट इश्यूज पे, स्पेशल सेशन के मायने, जी जी। नंबर 2 G20 की मीटिंग हो रही है, इस पे भी चर्चा करेंगे, और कई सारे और मुद्दे हैं जिसपे हम लोग चर्चा करेंगे। दोस्तों, सुरेश माने साहब थे, बहुत हो सकता है तब मैं नॉर्थ इंडिया में कहीं होगा, आज तो मुंबई से बोल रहा हूँ। हाँ, तो बैठ के चर्चा करेंगे। जी जी। तो सुरेश माने साहब थे, पूरी स्पष्टता के साथ अपनी बात रखते हैं। पूरा वीडियो देखिए, सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। शुक्रिया। जय हिंद। जय हिंद।